बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 की क्लास है हमारे पास। आज इसका लेक्चर नंबर 72 मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा अपनी रेगुलर क्लास में, ऑनलाइन में फ़र्स्ट टाइम शायद आप मुझसे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ इस चैप्टर को। प्रोबेबिलिटी में किसी चीज़ के रूनुमा होने के चांसेस को डिस्कस किया जाता है कि कोई इवेंट है, उस इवेंट का, उस मौके का चांस कितना है। मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए मैं आपको बड़ी इजी सी एग्जांपल दूंगा। आपके पास एक कॉइन है जिसे कि आप सिक्का भी कहते हैं। एक सिक्का है, कॉइन है आपके पास, जिसको आपने टॉस करना है। तो आपके पास क्या चांस है कि हेड आए और कितने % चांस हैं कि टेल आए। तो वो चांसेस को फाइंड करने के लिए जो स्टैट में एक टूल यूज़ किया जाता है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ज़रिए हम स्टैटिस्टिक्स में बिज़नेस के अंदर होने वाले इवेंट्स के चांसेस को फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करते हैं और उससे चांसेस हम फाइंड करते हैं किसी चीज़ के रूनुमा होने के चांसेस कितने हैं। उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ इवेंट्स है, इवेंट्स की टाइप। उसमें इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट। ये वो तमाम इवेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस टॉपिक में। आपको जो याद होगा कि मैंने ग्रुप में शेयर की थी आपको स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी, जो आपको मैंने बताया भी था कि आपने वो तैयार करनी है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। वो आपने जो ग्रुप में मैंने शेयर किया था वहीं से आपने तैयार करनी है चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशंस को भी। तो इसलिए ये उसकी डेफिनेशन तमाम सिंपल इवेंट, श्योर इवेंट, नल इवेंट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये तमाम इवेंट की डेफिनेशन भी आपने अपने उसी नोट से आपने उठानी है और याद करनी है। इवेंट कहते हैं मौका, इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं हो। मसलन मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक डाइस को रोल किया, आपने जो डाइस होता है लूडो का दाना, आपने जब उसको रोल करते हैं तो उसमें आपके पास आने वाले इवेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब उसमें 7 कभी भी नहीं आ सकता। तो वो जो इवेंट कभी भी नहीं आ सकता उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट 1 to 6 कोई भी आइटम आ सकता है तो वो कहलाता है पॉसिबल इवेंट। सिंपल इवेंट, अगर एक इवेंट सिंगल आइटम हो, सिंगल आउटकम हो तो सिंपल इवेंट। मोर देन 1 आउटकम हो तो कंपाउंड इवेंट। इसमें श्योर और सर्टेन इवेंट भी शामिल हो सकते हैं। ये है डेफिनेशन के हद तक। मैं चलता हूँ उसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल के हद पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। एक टर्म है सबसे पहले जो आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है, कम्बिनेशन का रूल आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है। कम्बिनेशन रूल, इसका फार्मूला ये आपने याद करना है। ये मैं टिक लगा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। आपकी बुक में स्टैट की बुक खोली हुई है मैंने आपकी, आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने टिक लगाया है। NCR, सी मीन कम्बिनेशन। NCR कम्बिनेशन का फार्मूला है, इसको N/R भी कहते हैं। इसका फार्मूला है N फैक्टोरियल ओवर N-R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कैसे करेंगे NCR के फार्मूले को, वो सबसे पहले समझते हैं। आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। NCR की टर्म समझाने लगा था मैं आपको। NCR, इसको आप NR भी कहते हैं। इसका फार्मूला है N फैक्टोरियल
ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, और आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ये n फैक्टोरियल एक टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है सॉल्व 6 फैक्टोरियल, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार बड़ा आसान है। आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। आपने मल्टीप्लाई करते जाना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तक। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर की मदद से, तो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल का 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 720। सो 6 फैक्टोरियल का आंसर आया 720। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में फैक्टोरियल फाइंड करना आना चाहिए। अब ये NCR को मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्व क्वेश्चन, छोटा सा सवाल और लिखने लगा हूँ। 5C2, इसको आगे लिखा हुआ सॉल्व करें 5C2। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला देखेंगे, ये इसका फार्मूला, ये 5 वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है n को, ये C और ये 2 रिप्रेजेंट करता है R को, यानी कि n की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 2। फार्मूले में जब मैं वैल्यू फिल करूँगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, n की जगह 5 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 5 माइनस 2, n 5, R की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर R की जगह 2 है, 2 फैक्टोरियल। ये कुछ इस तरह से बना 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो नेट आंसर कुछ इस तरह से बना। 5 पहले ऊपर वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूँ। 5 बाय 4 3 2 1 इज इक्वल टू 120। ऊपर वाली वैल्यू का आंसर है 120। 2 1s are 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2s are 6 6 1s are 6 इज इक्वल टू 120 ओवर 6 2s are 12। 120 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10। आंसर आ गया जी, इसका आंसर आया 10। सो 5C2 को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 10। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी। ये आपने फाइंड किया कम्बिनेशन का टर्म, CNCR हमने यहाँ पे सीखी कम्बिनेशन की टर्म, कम्बिनेशन रूल। उसके बाद हम एक टर्म इसमें देखते हैं जो आपके सामने आएगी और आपके चैप्टर में जो आपसे करने से रिलेटेड है। अब आ जाइए इसकी न्यूमेरिकल की तरफ जरा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन। कॉइन में जब आप टॉस करते हैं तो दो एलिमेंट होते हैं, एक हेड और एक टेल। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन। एक कॉइन को जब आप टॉस करें तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा आप ज़रा।
सबसे पहले इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं। एस से प्रेजेंट किया जाता है टोटल सैंपल स्पेस को। टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है कि जब आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जब टास्क करें। तो इस कॉइन में जब आप किसी भी कॉइन को टास्क करेंगे तो इसमें दो ही सिर्फ चीज़ें होती हैं, एक होती है हेड और एक होता है टेल। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो एक कॉइन में होती नहीं है जब भी टॉस किया जाता है। इसे कहते हैं एन ऑफ एस। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। यानी कि कॉइन में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, एक हेड और एक टेल। हमारे सवाल में पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने के चांसेस कितने हैं। तो टेल कितनी है कॉइन में, एक कॉइन में एक ही टेल है। हम इसको प्रेजेंट करते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल टू 1। एन ऑफ टी इज इक्वल टू 1। सो हम अपने फार्मूले को अब यहाँ पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू एन ऑफ टी ओवर एन ऑफ एस। ये मेन फार्मूला है मेरे इस क्वेश्चन का। मेरा क्वेश्चन क्या था, दोबारा सुने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन। एक कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है एक कॉइन में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, कितने इवेंट होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, एक हेड और एक टेल, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सिर्फ 2। यहाँ तो आप टास्क करेंगे हेड आएगा और यहाँ तो आप टास्क करेंगे तो टेल आएगा। तीसरा कोई पॉइंट नहीं है उस कॉइन में, नहीं होता। तो एन ऑफ टेल, टेल कितनी है, एक ही है, तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू 1। एन ऑफ एस टोटल नंबर स्पेस, फार्मूला में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करनी है। इसका फार्मूला एन ऑफ टी और एन ऑफ एस। अब वैल्यू हम लिखते हैं एन ऑफ टी की जगह 1, एन ऑफ एस की जगह 2, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगी। ये हमारा आ गया नेट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 odd number, the number divisible by 3 when a fair cubic die is rolled। क्यूबिक डाइस कहते हैं जो आप लूडो खेलते हैं, जब अक्सर आपने लूडो खेली होगी बहुत ज़्यादा, तो लूडो के बीच जो आप दाना इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप डाइस इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी बात हो रही है अब। तो क्यूबिक डाई वो जब आप लूडो में यूज़ करते हैं तो उसकी तरफ मैं आपके सामने एक पिक्चर बना दूं। उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें एक होता है 1, एक होता है 2, फिर आ सकता है 3, फिर उस डाई में होता है 4, फिर उस डाई में होता है 5 और फिर उस डाई में आ सकता है 6। ज़ाहिर है जब आपने दोस्तों के साथ लूडो खेलते होंगे तो इनमें से कोई भी एलिमेंट आता है, जब आप रोल करते हैं उसको, तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो मेरे पास जब भी मैं क्यूबिक डाई रोल करूँगा तो मेरे पास एस कितना है, एस है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल सैंपल, टोटल एलिमेंट कितने आ सकते हैं एक दाने में, या ये या ये या ये। एक वक्त में ये तो नहीं हो सकता ना 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, इकट्ठा तो नहीं आ सकता ना। तो टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस है 6। जब भी क्यूबिक डाई की बात आए तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि एक डाई में टोटल एलिमेंट 6 होते हैं, 6 एलिमेंट हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब वो पूछना क्या चाह रहा है मुझसे, वो कह रहा है 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को हम कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
उसके बाद वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, इसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। थर्ड वन वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 पे तकसीम हो जाता है इसमें, इसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तीन हो गई जी बातें उसने हमसे पूछी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि E6 कितनी दफ़ा आ सकता है, ऑड नंबर कितनी दफ़ा आता है, और नंबर डिविजिबल बाय 3 कितनी दफ़ा आ सकता है। हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला n ऑफ ए ओवर n ऑफ एस। n ऑफ एस में टोटल ऊपर आपको बताया कि टोटल डाई में टोटल n ऑफ एस 6 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा डाई के अंदर कोई वैल्यू होती नहीं है। यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 2 होगा, या वो 3 होगा, या वो 4 होगा, या वो 5 होगा, या वो 6 होगा, इसके अलावा कुछ और तो आ ही नहीं सकता। तो टोटल n ऑफ एस हो गया, इसमें 6 आइटम है, 6, तो n ऑफ एस 6। अब n ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी दफ़ा आएगा, एक ही दफ़ा, तो n ऑफ ए यानी कि 6 कितनी दफ़ा है, 6 है ओनली वन टाइम इन अ डाई। एक लूडो के दाने में 6 एक ही दफ़ा लिखा होता है, तो इसे कहते हैं n ऑफ ए, जो 6 नंबर है वो सिर्फ एक ही दफ़ा होगा। इस वैल्यू की जब मैं फार्मूले के अंदर फिल करूँगा तो n ऑफ ए 1 और n ऑफ एस 6, तो मेरा पहला आंसर आ गया 1/6। अब मैं दूसरी टर्म की तरफ जाऊंगा, ऑड नंबर। अब देखें फार्मूला क्या है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑड नंबर, इसके लिए नंबर ऑफ ऑड आइटम्स, ऑड टर्म्स ऑफ n ऑफ एस। n ऑफ एस पहले मुझे पता है जी 6 हैं, तो n ऑफ बी, बी मीन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं इसके अंदर, 1 3 5, 3 ऑड नंबर हैं जी मेरे पास। ऑड नंबर डाइस के अंदर कितने हैं, 1 3 और 5, तो इसे मैं कहूँगा n ऑफ बी। n ऑफ बी, बी से मुराद ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं, 3 ऑड नंबर हैं। यहाँ लिख दिया जाएगा n ऑफ बी की जगह 3/6। इसको जब सॉल्व किया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आया 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब थर्ड वन लास्ट में वो पूछ रहा है नंबर डिविजिबल बाय 3। अब देखेंगे दोबारा ये जो आपके सामने ऊपर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें कौन सा नंबर है जो 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। 1 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 भी डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड होता है 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 4 भी डिवाइड नहीं होता, 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 6 डिवाइड हो सकता है, 3 2 ज़ा 6। तो दो नंबर ऐसे हैं 3 और 6 जो डिविजिबल बाय 3 हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इसका फार्मूला है n ऑफ सी ओवर n ऑफ एस। n ऑफ एस तो डाइज में हम पहले निकाल चुके हैं, 6 ही रहेगा, n ऑफ एस 6, n ऑफ सी। n ऑफ सी कौन कौन से हैं इसमें, एक है 3 और एक है 6। सो n ऑफ सी यानी कि नंबर डिविजिबल बाय 3, दो ऐसे नंबर हैं जो 3 पे तकसीम हो सकते हैं। तो n ऑफ सी की जगह लिखेंगे हम 2। इसको जब सॉल्व किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 हमारा आंसर आया इसका प्रोबेबिलिटी में। नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक कॉइन के अंदर सॉल्व होने का तरीका बताया, हाइड्रोटेल कैसे सॉल्व होगा, और एक डाइस के अंदर डिफरेंट आइटम्स के मतलब बताया, जिसमें वो बताएंगे कि डाइस के अंदर ये कैसे सॉल्व होती हैं चीज़ें। यहाँ जैसे कि ये उसने मेरे पहले सवाल में जब उसने पूछा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी पूछ सकता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी पूछ सकता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी पूछी जा सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी पूछी जा सकती है। इस तरह इसमें चेंज क्या आ सकता है, जहाँ उसने ऑड नंबर कहा है वहाँ इवन नंबर भी आ सकता था। इवन नंबर में 2 4 और 6 3 नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे उसने नंबर डिविजिबल बाय 3 का है, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 भी कह सकता था, जिसमें आ जाता था फिर 2 4 और 6, 3 नंबर आ जाते हैं।
तो थोड़ा सा इसमें वो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं एग्जामिनर आपके सवाल को हल करते वक्त। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।